उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात एक सिपाही एक लड़की के पास पहुंचता है जो कि बंगाल की रहने वाली होती है। उस लड़की पर आरोप था कि उसने एक मोबाइल चोरी किया है। जैसे उस लड़की के पास पहुंचता है, उससे बातचीत करता है, उससे कहता है कि तुमसे पूछताछ होगी, चलो थाने। अब लड़की मना भी करती है, लेकिन मना करने के बावजूद भी वो सिपाही अपनी बात पर अड़ा हुआ था। उस लड़की को अपनी बाइक पर बैठाता है और बिठाने के बाद उसे थाने की तरफ ले जा रहा था। लेकिन थाने की तरफ ना जाकर वो एक सुनसान इलाके में पहुंच जाता है, वहां जहां कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं होता है। उसके बाद अकेलापन देखने के बाद उस लड़की के साथ वो गंदी हरकतें करने लगता है। लड़की विरोध करती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सिपाही मानता नहीं है और जो उसे करना था वो कर्म कराकर वहां से चुपचाप निकल जाता है। लड़की परेशान हो जाती है। ये बात है फरवरी 2025 की। उसके बाद वो लड़की नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद उस सिपाही की करतूत को बयान कर देती है और जैसी करतूत बयान होती है, एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और एफआईआर दर्ज होने के बाद फिर उस मामले में जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ दिन के बाद वो लड़की अपने ही बयानों से पलट जाती है। यानी कि जो आईओ इस मामले में जांच पड़ताल कर रहा था, उसने उस सिपाही को जेल तो भेजना था, लेकिन फिर दूसरा आरोप लगाया जाता है और लगाने के बाद उसको जेल भेज देता है। क्योंकि बात कोर्ट तक नहीं पहुंचती है, लड़की पूरी हिम्मत नहीं जुटा पाती है, इसलिए वो केस कमजोर पड़ जाता है। और जब केस कमजोर पड़ जाता है तो गया हुआ सिपाही जो जेल गया था वो वापस लौट कर आ जाता है। वापस लौट कर आने के बाद अगली बार जो उसने घटनाक्रम को अंजाम दिया, तो आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, सिहर जाएंगे। ये सोचेंगे कि आखिरकार उस सिपाही के खिलाफ अगर कोर्ट में गवाही दे दी गई होती, यदि सच को सामने रख दिया गया होता, यदि पुलिस ने अपना काम ईमानदारी से किया होता, तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। क्योंकि जब उसका मेडिकल टेस्ट कराने के लिए उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, चाहे नर्स हो, तीमारदार हो या डॉक्टर हो, उन्होंने घेरने के बाद उस सिपाही को बहुत बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर उस सिपाही को लेके जाते हैं कोर्ट की तरफ, लेकिन पहले ही पता चल जाता है कि वहां पर जो वकील हैं, वकील घेराबंदी किए हुए हैं और घेराबंदी करने के बाद उस सिपाही के साथ वो बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। पुलिस वालों ने सूझबूझ से काम लिया। सूझबूझ से काम लेने के बाद आखिरकार उन्होंने जो फॉर्मेलिटीज थी कोर्ट की जाने की, वो सारी औपचारिकताएं पूरी करते हैं और पूरी करने के बाद अब उसे जेल भेजा जा रहा था। जब जेल भेज रहे थे तो वहां भी पता चलता है कि कैदियों को पहले से ही इस बात की भनक लग जाती है कि एक सिपाही इतना गलत काम करने के बाद यहां पर आ रहा है, जिसके बाद कैदियों में बहुत गुस्सा था। उन्होंने भी प्लानिंग कर ली थी, जैसे नर्सों ने पीटा, जैसे डॉक्टरों ने पीटा, जैसे तीमारदारों ने पीटा, जैसे वकील पीटने की फिराक में थे, ठीक वैसे ही कैदी भी ये फिराक में जुट जाते हैं कि सिपाही आएगा तो उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जेल का जो प्रशासन होता है वो पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है, इसलिए उस सिपाही को सुरक्षा घेरे में रखा जाता है, कहीं कोई उसके साथ हादसा ना हो जाए, कहीं कोई उसके साथ बड़ी वारदात ना हो जाए। आखिरकार ऐसा उस सिपाही ने क्या किया था जिससे पूरा शहर नाराज हो जाता है, पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस नाराज हो जाती है, पूरा प्रशासन उससे नाराज हो जाता है। आज की इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक थाना लगता है कप्तानगंज, और कप्तानगंज का रहने वाला एक व्यक्ति जो कि ई रिक्शा चलाकर अपना भरण पोषण करता है, जो रहता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। उसकी माँ भी साथ में रहती है, पत्नी भी साथ में रहती है और 5 बेटियां हैं, वो भी साथ में रहती है। ये तारीख आती है 27 जुलाई 2026 की, जो उसकी सबसे बड़ी बेटी होती है, जिसकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास होती है। अचानक ही उस लड़की के सीने में बहुत तेज दर्द उठने लगता है, और जैसे ही उस लड़की के सीने में दर्द उठ रहा था और साथ ही उसको बहुत तेज बुखार भी आ रहा था, तो लड़की की जो दादी होती है वो उसे हॉस्पिटल लेके जाती है, यानी कि जिला अस्पताल लेके जाती है। जो लड़की है, उसकी जो माँ है वो प्रेग्नेंट है और 9 महीने के आसपास की वो प्रेग्नेंट होती है, इसलिए दादी पर ही जिम्मेदारी आई हुई थी। जो पिता है लड़की का, वो ई रिक्शा चलाता है और परिवार का भरण पोषण करता है। वहाँ जब डॉक्टर को दिखाया जाता है, डॉक्टर कहते हैं इस लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। अब उस लड़की को जो 13 साल की जिसकी उम्र होती है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। वो तो एडमिट हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में कि उसके लिए खाने के लिए कुछ जो भी ज़रूरत थी, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए, या उसकी छोटी बहन होती है जिसका सेकंड नंबर होता है, दूसरा नंबर होता है, वो घर में खाना बना रही है, अपनी माँ की भी देखभाल कर रही है। और उसने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद वो अपनी बड़ी बहन को खाना लेकर हॉस्पिटल की तरफ आती है। ये तारीख थी 28 जुलाई की। जैसे ही वो जाती है तो साथ में तीसरे नंबर की जो बहन है उसको अपने साथ लेके जाती है और बहन से कहती है कि एक काम करेंगे, खाना हम बड़ी बहन के साथ, दादी के साथ हॉस्पिटल में ही खा लेंगे, तुम मेरे साथ चलो। जब वो छोटी बहन को लेकर हॉस्पिटल जाती है, हॉस्पिटल जाने के बाद खाना उनके सामने रख देती है। अब खाना खाने की तैयारी चल रही थी। ये लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। 28 जुलाई 2026 की रात की ये बात है। अब इसी बीच में जो लड़की होती है जिसकी उम्र 10 साल के आसपास है, जो खाना बनाकर लेके आई थी, वो कहती है कि मैं पानी लेने के लिए जा रही हूँ।
तुम मेरा इंतजार करना, खाना आराम से बैठकर यहीं पर साथ साथ खाएंगे। जब इस तरह की बात आती है तो वो लड़की इस हॉस्पिटल से निकलती है और हॉस्पिटल से निकलने के बाद जहां उसे पानी मिल जाता है उस जगह को ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन घंटों बीत जाते हैं और घंटों बीतने के बाद भी वो लड़की पानी लेकर वापस नहीं आती। इधर जो उसकी बड़ी बहन है, छोटी बहन है, दादी है, उन्हें ऐसा एहसास होता है, आभास होता है कि हो सकता है कि वो दूसरे नंबर की जो लड़की है वो घर चली गई होगी, क्योंकि उसकी माँ 9 महीने की प्रेग्नेंट जो है, माँ के पास भी एक जिम्मेदार शख्स का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो होता है। अब ऐसी स्थिति में वो लड़की ना घर पहुंचती है ना ही हॉस्पिटल में वापस आती है। तब ये जो परेशान हो जाते हैं, उस लड़की का जो पिता होता है वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो पूछता है कि बेटी कहाँ है, यानी कि सेकंड नंबर की जो बेटी है वो कहाँ है। अब बताया जाता है कि वो पानी लेने गई थी लेकिन वापस लौट कर नहीं आई। तुरंत ही जो उस लड़की का पिता है वो अपने घर पहुंचता है। घर जाने के बाद देखता है तो घर पर वो लड़की नहीं थी। पत्नी से पूछता है तो पत्नी कहती है वो तो घर पर नहीं आई है। अब पिता की चिंता बढ़ जाती है, पिता परेशान हो जाता है, फिर सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है और अपनी उस लड़की को जिला अस्पताल में चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देता है। इधर उधर लोगों से भी पूछना शुरू कर देता है। उसके पास जो फोटो होता है वो फोटो बार बार दिखाया जा रहा था कि क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है, उसने इस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, इतनी बड़ी दिखाई देती है, ऐसी दिखाई देती है। सभी से बारी बारी से पूछताछ कर रहा था लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था, किसी ने उस लड़की को देखा ही नहीं था। ये बात है रात 12:52 के आसपास का वक्त हो रहा था और तारीख थी 28 और 29 जुलाई 2026 की रात। अब ऐसी स्थिति में जो लड़की का पिता होता है वो 112 नंबर पर कॉल करता है और जैसी कॉल जाती है वो बताता है कि साहब मेरी बड़ी बेटी जिसकी उम्र 13 साल है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। छोटी बेटी जो दूसरे नंबर की जिसकी उम्र 10 साल के आसपास है उसके लिए खाना लेकर आई थी। यहाँ पर वो पानी लेने के लिए जब हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो फिर उसको गायब हो जाती है, वो मिल नहीं रही है। पुलिस जैसे ही सूचना पाती है, मुश्किल से मुश्किल 10 या 15 मिनट का वक्त लगा होगा, पुलिस तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंच जाती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी, जो नज़दीकी चौकी लगती है वहां से कोई पुलिस वाले नहीं आते हैं, जो नज़दीकी थाना लगता है वहां से भी कोई पुलिस वाले नहीं आते हैं। यानी कि उनके कानों तक जो आवाज़ पहुंची थी 29 जुलाई 2026 की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास और लगभग 11:30 बजे के आसपास थाने तक ये बात पहुंचती है। जो बाप है वो अपनी बेटी को लेकर बेइंतहा परेशान था। ऐसी कोई जगह नहीं थी, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था, ऐसा कोई तीमारदार नहीं था, ऐसा कोई कमरा नहीं था, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वो अपनी बेटी को लगातार तलाश नहीं कर रहा था। तभी वो हॉस्पिटल वालों के सामने रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए बार बार अपील कर रहा था। पुलिस तक बात पहुंच ही चुकी थी, पुलिस भी मौके पर आ ही जाती है। जब पुलिस मौके पर आती है तब सीसीटीवी कैमरे देखने शुरू किए जाते हैं और जब सीसीटीवी कैमरे देखने शुरू किए जाते हैं, जो सामने दृश्य था 36 सेकंड का जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है, उसको देखकर सबके सब हैरानी में पड़ जाते हैं। हैरानी में इसलिए पड़ जाते हैं कि एक सिपाही होता है जिसने वर्दी पहनी हुई है, वो सिपाही बाइक पर होता है। बाइक की जो उसके नंबर थे बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वही उस 10 साल की लड़की से बातचीत कर रहा था। बातचीत करने के दौरान करीब करीब 2 मिनट या 4 मिनट उसने बातचीत की होगी और उस लड़की को अपनी बाइक पर बिठाता है और बाइक पर बिठाने के बाद सदर हॉस्पिटल से सीधा शास्त्री चौक से कचहरी से डोमिनगढ़ महेश्वरापुर तक वो कैमरे में दिखाई देता है और लड़की आखिरी बार देखी जाती है रात 11:07 के आसपास। इसके बाद वो लड़की दिखाई नहीं दी जाती। लेकिन पुलिस वालों ने जब ये सीसीटीवी कैमरा देखा तब पुलिस वालों की नींद टूट जाती है। अब ये खबर जो थी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ फैल जाती है। पूरे शहर में खबर ये आग की तरह फैल जाती है कि एक सिपाही है और सिपाही की बाइक पर बैठकर वो लड़की गई थी। बस यही जानना था कि आखिरकार वो सिपाही कौन है। सिपाही जो होता है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक थाना लगता है सादियाबाद थाना क्षेत्र का गांव लगता है हंसराज चौरा, वहां का रहने वाला जिसका नाम होता है अभिषेक यादव, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है, जो कि बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर से उसका पता चल जाता है। दरअसल उसकी जो ड्यूटी होती है वो गोरखपुर में ही होती है। डायल 112 नंबर की जो गाड़ी पर वो होता है, गोरखनाथ से उसका चूटहा एक जगह लगती है, उस बीच में वहां तक उसकी ड्यूटी थी, यानी कि गाड़ी पर रहना था। दिन में उसकी ड्यूटी थी। जब पुलिस ने उसके मोबाइल की सीडीआर निकलवाई, उससे बातचीत करने की कोशिश की, तो उसकी सीडीआर से पता चलता है कि जब लड़की गायब हुई थी उस वक्त उसका नंबर बंद आ रहा था, लेकिन उसकी अंतिम लोकेशन जो थी वो जिला अस्पताल के आसपास ही पाई जाती है। पुलिस ने घेराबंदी करना शुरू कर दिया और घेराबंदी करने के बाद आखिरकार उस सिपाही को अपनी हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद उससे पूछा कि तुम्हारी बाइक पर जो लड़की बैठी हुई थी
वो कहाँ है। शुरुआत में वो इधर उधर की बात बताना शुरू कर देता है, लेकिन पुलिस ने उस सिपाही से जब अपने तरीके से बातचीत करना शुरू किया, क्योंकि अब इसमें 10 थानों से ज़्यादा की पुलिस लग जाती है, 200 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे थे वो खंगाल लिए जाते हैं, और पुलिस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है कि आखिरकार वो 10 साल की लड़की जो कक्षा 5 में पढ़ रही है वो गई तो कहाँ गई, सिपाही उसे कहाँ लेकर गया था। लेकिन पुलिस ने जब उससे सख्ती से बातचीत करना शुरू किया तो पूछताछ में उसने बताया कि चिहुटहा एक जो पुल है उसके पास एक रोहिन नदी है, रोहिन नदी के पास उसने उस लड़की को वहां पर फेंका था, यानी कि उसकी हत्या की, हत्या करने के बाद उस लड़की को वहां पर फेंका। पुलिस वालों ने उस सिपाही को पकड़ा, सिपाही को पकड़ने के बाद सीधा उसी जगह लेके जाते हैं। जाकर वहां देखते हैं तो ये 30 जुलाई 2026 की सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास का वक्त था, जहां पर उसने बताया था वहां से लगभग 50 मीटर की दूरी पर वो लड़की मिल जाती है, लेकिन लाश के रूप में मिल जाती है, और उसकी लाश जो थी वो उतराती हुई मिल जाती है उस नदी में, उस पानी में, लेकिन वहां से वो दूर नहीं जा पाती। लाश को कब्जे में लिया जाता है, कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उसको बहुत बेरहमी से मारा गया है, उसकी बहुत बुरी तरह से हत्या की गई है। न केवल उसकी गले की हड्डी तोड़ दी गई थी, बल्कि उसके दोनों पैरों में गंभीर चोट आई, उसके पेट पर गंभीर चोट आई, शरीर की लगभग 4 हड्डियां उसकी तोड़ी गई, पूरे शरीर पर ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा था जहां पर खरोंच के निशान नहीं थे, और आंतरिक जो हिस्से थे शरीर के उसमें भी गंभीर चोट के निशान थे। जब पूछा जाता है तो जानकारी में पुलिस के भी सामने बात आती है कि वहां पास में ही शमशान घाट होता है, शमशान घाट का एक कमरा होता है, कमरे में उस लड़की को लेके जाता है और उस लड़की के साथ उसने गंदी हरकत की, हैवानियत जैसी उसने घटना को अंजाम दिया। जब उस लड़की से उसका मन भर जाता है तो उसे ये डर था कि कहीं ये बात खुल ना जाए, इसलिए उसी ने उसका गला घोटा, और गला भी ऐसे नहीं घोटा था, जब वो जमीन पर पड़े हुए थे उसने उसके ऊपर पैर रखा, और पैर रखने के बाद उसने पूरी ताकत से उसको दबा दिया। हालांकि उस लड़की ने रोने की, चीखने की, चिल्लाने की तमाम कोशिशें की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उसने आखिरी वक्त तक फाइट करने की कोशिश की, लेकिन उस सिपाही के सामने उसका जो वजूद था वो कम था, और वो अपने उस वजूद के सामने हार जाती है। लेकिन उसने मरते मरते भी उसने पूरी तरह से ईमानदारी से फाइट करने की कोशिश की, लेकिन सिपाही को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जो उसके साथ उसने करना था उसने बहुत आराम से, इत्मीनान से किया, और जो कर लेता है तो उसके बाद फिर उसकी सारी हैवानियत उसके सामने आ जाती हैं। अब ऐसी स्थिति में जब पूरे शहर के बाशिंदों को यह बात पता चलती है कि एक सिपाही ने लड़की का अपहरण किया, अपहरण करने के बाद उसके साथ गंदी हरकत की, उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया, तो ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। जब किसी को जेल भेजा जाता है तो जेल भेजने से पहले उसका मेडिकल परीक्षण किया जाता है। अब जिला अस्पताल में जहां से उस लड़की का किडनैप किया गया था, उसी जिला अस्पताल में जब सिपाही को लेके जा रहे थे तो इसी बीच में वहां नर्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, वहां डॉक्टर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, वहीं पर तीमारदार भी इकट्ठे हो जाते हैं। अब यहाँ पर एसओजी की टीम उस सिपाही को, अभिषेक यादव को, जब अस्पताल में लेके पहुंचते हैं तभी लोगों ने घेराबंदी करने के बाद उसको बहुत बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर दिया। जब उसे मार रहे थे, पीट रहे थे, तो पुलिस वाले डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। एसपी सिटी तक बात पहुंच जाती है। एसपी सिटी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं, और मौके पर जाने के बाद अभिषेक यादव उस सिपाही जो होता है उसको किसी तरकीब से उस भीड़ से बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक उसको बहुत बुरी तरह से धुन दिया जाता है। अब यहां से उसको कोर्ट में लेके जाना था, लेकिन पुलिस के पास इनपुट आता है कि आप कोर्ट लेके मत जाइएगा। वहां से बहुत सारे जो वकील हैं बहुत गुस्से में हैं, और बहुत गुस्से में हैं तो वो इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। वहां वाकई जो वकील होते हैं उन्होंने घेराबंदी करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये पहले से प्लानिंग कर ली थी, जैसे ही वो कोर्ट में हाजिर होगा उसके बाद हम उससे अपना आप से निपट लेंगे। लेकिन पुलिस ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया और उसको उस वक्त कोर्ट में लेके नहीं जाते हैं। लेके जब जाते हैं तो उस वक्त वकीलों का घेरा नहीं होता है, गुपचुप तरीके से उसे कोर्ट में तो लेके चले जाते हैं। लेकिन अब जब उसे जेल में भर्ती कराना था, यानी कि भेजना था, तब वहां से भी पुलिस को ये इनपुट मिल जाता है कि जेल के अंदर भी जो कैदी होते हैं वहां तक बात पहुंच गई है, क्योंकि अखबार वहां पढ़ा जाता है और टेलीविजन पर खबर चलती है। जब कैदियों की बात पता चलती है तो पूरी गोरखपुर की जेल में ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि एक सिपाही आएगा जिसका नाम अभिषेक यादव है, जिसने एक बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी की है, उसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। लेकिन पुलिस वाले, जो जेल प्रशासन होता है, वो पहले से ही अलर्ट मोड में आ जाता है और उस सिपाही की सुरक्षा को देखते हुए उसको ऐसी जगह पर रखा जाता है जहां पर कोई उस पर हमला ना कर सके, क्योंकि रहेगा तो जेल में ही, अकेला तो वो कब तक रह पाएगा। लेकिन इसलिए उसका गुस्सा पब्लिक का कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा। इस घटना ने जब अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या टेलीविजन न्यूज़ के माध्यम से जब लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक गरीब परिवार की लड़की के साथ ऐसी हरकत वो कैसे कर सकता है। फिर उसकी पुरानी कुंडली खंगाली जाती है
और पुरानी कुंडली कुंडली जब खंगाली जाती है तो उसके बारे में पता चलता है। ये साल 2016 में इसकी भर्ती हुई थी। 2016 में भर्ती होने के बाद पहली नियुक्ति जो उसकी मिली थी गोरखपुर में मिली थी, और साल 2018 की बात है। 2018 में उसे पिपाइच थाना मिल जाता है। पिपाइच के बाद में उसे गोरखनाथ थाना मिल जाता है। वहां से ये एक लड़की के मामले में, यानी कि फरवरी 2025 की बात है, एक लड़की पर इल्जाम था जो कि पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी कि उसने एक मोबाइल चोरी किया है। अब ये उस सिपाही उस लड़की के पास पहुंचता है, बजाय उसके जो काम करना था सिपाही को, जो रक्षा करनी थी या उसका अपना ड्यूटी थी, उसे ना करके उस लड़की को सुनसान जगह लेके जाता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि उसने उस लड़की के साथ गलत काम किया था, यानी कि दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया था। लड़की थाने पहुंचती है, एफआईआर दर्ज की जाती है। उसके बाद वो गर्म घाव में एफआईआर तो दर्ज कर देती है, लेकिन मामला ही कोर्ट में नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जिस दरोगा को ये जांच पड़ताल दी गई थी, उस दरोगा ने उस लड़की से संपर्क करने की कोशिश की तो ऐसा बताया जाता है कि लड़की ने कहा कि मैं किसी कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना चाहती, मैं कानूनी या मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। इसलिए बात उच्च अधिकारियों तक पहुंच चुकी थी, बात सही थी। इसलिए उस वक्त जो भी एसएसपी थे, एसएसपी ने इसको सस्पेंड किया और इस पर कुछ इल्जाम लगाया गया था कि इसने नंबर प्लेट फर्जी का इस्तेमाल किया है। इसको जेल भेज दिया जाता है। अब ये जब जेल जाता है तो सस्पेंड भी हो चुका था। वहां से जब ये छूटकर वापस आता है तो ये महीना था सितंबर 2025 का, और ये जब जेल से छूट कर आता है तो इसको पुलिस लाइन में इसको तैनात कर दिया जाता है, लेकिन यानी कि वहीं पर इसकी ड्यूटी होती है। न जाने कैसा उसने जुगाड़ लगाया। जुगाड़ लगाने के बाद जून 2026 को आखिरकार ये बहाल हो जाता है, और बहाल होने के बाद इसकी डायल 112 जो गाड़ी होती है उस गाड़ी पर इसकी तैनाती हो जाती है। अब इसके बाद इसने इस घटना को अंजाम दिया। ये पूरे इलाके में, पूरे शहर में, पूरे प्रदेश भर में खबर जब फैलती है तो खबर इसके घर तक भी पहुंच जाती है। घर तक यानी कि इसकी पत्नी तक पहुंच जाती है। जब बात पत्नी तक पहुंचती है, मीडिया वाले उससे बातचीत करते हैं तो उसकी पत्नी कहती है कि वो रहने वाली है मोलनापुर की, लेकिन उसने इस अपने पति की हरकतों को देखते हुए, उसमें बच्चे भी हैं, उसने अपने पति की जब हरकतें देखी तो उसने अपने ससुराल को छोड़ दिया और वो बहुत लंबे समय से अपने मायके में रह रही है। इसलिए वो अपने पति से कोई ऐसा वास्ता नहीं रखना चाहती। और जब उसने ये घटनाक्रम को सुना था तो कह रही थी कि मेरा दिमाग पूरी तरह से घूम गया है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिरकार मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। 30 जुलाई 2026 की शाम को उस लड़की का अंतिम संस्कार किया जाता है, और रात लगभग 9 बजे के आसपास जो उसकी माँ प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, तो उसको एक बेटा पैदा होता है। बेटे की खुशी में वो ये बेटे की जो हुआ था उसकी खुशी नहीं मना पाए। इसलिए नहीं मना पाए क्योंकि उनकी जो लाडली बेटी थी, जो घर की पूरी जिम्मेदारी निभाया करती थी, वो बेटी तो थी ही नहीं। वो सोच रहे थे कि एक और बेटी हो जाएगी तो हम ये समझेंगे कि हमारी वही बेटी वापस आ गई है। लेकिन परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रशासन उनकी मदद करना चाहता है। जो लगभग बताया जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई योजना है, उसके तहत लगभग 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की बात की जा रही है। लेकिन जो शहर के लोग हैं वो चाहते हैं कि इस परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, और साथ ही इस परिवार को एक नौकरी मिलनी चाहिए। गरीब आदमी है, कम से कम वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। लेकिन इस परिवार पर जो दुखों का पहाड़ टूटा है, उस दुख को पूरा शहर महसूस कर रहा है। जिसने इस खबर को देखा वो भी महसूस कर रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस सिपाही ने, जिसका नाम अभिषेक यादव होता है, जिसने कस्में खाई थी रक्षा करने की, वो भक्षक बन गया। और इसी बात को लेकर लोगों को बहुत ज़्यादा दुख है, अफसोस है। उसको जब जेल भेजा जा रहा था तो लोगों को उसको देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकता है। जाते जाते चंडीगढ़ के रहने वाले हैं रमेश कुमार। आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें कासिम अंसारी हैं, सोनू गुप्ता, फैजान, एहसान यमुनानगर से, अर्जुन लाल प्रयागराज से, वेद प्रकाश सिन्हा छत्तीसगढ़ से, अनिल कुमार यादव। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।